हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो ये मेरा टेंस का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में बहुत ही बारीकी से टेंस कहते किसे हैं, टेंस के बारे में, इसके जो इंट्रोडक्शंस है, जो प्रारंभिक जो ज्ञान है, हमने इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस साझा किया था। और हाँ, इससे जुड़ी हुई जो कुछ मुख्य तथ्य थे, जैसे पर्सन, हमने पर्सन के बारे में जाना था, क्योंकि पर्सन का उपयोग बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में आपको टेंस में देखने को मिलेगा, इसलिए हमने पर्सन की समस्या को पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं बनाते हुए डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूं। टेंस कहते किसे ये हमने पहले जान लिया, अर्थात टेंस से किसी क्रिया के या किसी काम के, किसी कार्य के करने के समय का पता चलता है ना। टेंस किसी कार्य के करने के समय को बतलाता है। डन। अगर काम अभी हो रहा है तो प्रेजेंट, अगर काम हो चुका है तो पास्ट, अगर होने वाला हो तो फ्यूचर, अर्थात 3 प्रकार के टेंस है। और प्रत्येक प्रकार के, अर्थात प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर 12। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 12 प्रकार के टेंस होते हैं। ये हमने जान लिया था। अब आपने कभी सोचा ये 12 ही क्यों होता है? देखिए, आप कोई भी एक सेंटेंस उठाकर देख लीजिए, किसी भी भाषा में, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, किसी भी भाषा में हो, आप उस एक वाक्य को आप 12 प्रकार से ही बोल सकते हो, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इसको 12 भागों में विभक्त किया गया। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं एक वाक्य, मैं ले लिया, सिंपल सी बात, मैं भात खाता हूं। मैं भात खाता हूं, ये क्या बतला रहा है? मैं भात खाता हूं मतलब अभी तो खा नहीं रहे हो, एक आदत की बात की जा रही है, एक रेगुलर बेसिस पे जो काम होता है वही है, मैं भात खाता हूं। ठीक है, अब मैं कहूं मैं भात खा रहा हूं, तो मैं भात खाता हूं और मैं भात खा रहा हूं, दोनों क्या एक ही वाक्य है? बिल्कुल नहीं है। मैं खा रहा हूं मतलब मैं अभी काम कर रहा हूं, अभी भात खा रहा हूं। अगर मैं कहूं मैं भात खा चुका हूं, इसका मतलब कुछ देर पहले काम क्रिया जो है सो कंप्लीट हुई है। अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से भात खा रहा हूं, मतलब काम जो है सो अतीत में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं भात कल खा चुका था या फिर मैं भात खाया था, यानी पास्ट की बात हो गई। मैं भात खा रहा था, मैं भात खाऊंगा। इस प्रकार से हर एक टेंस, हर एक वाक्य का अपना अपना एक मीनिंग है, एक अपना सेंस है, एवं इसके मीनिंग के अनुसार, इसके समय के अनुसार हम लोग इसे 12 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, तो 12 प्रकार जब है, इसका 12 प्रकार का मतलब 12 अलग अलग वाक्य, तो इसके नियम भी अलग होंगे, है ना, क्योंकि 12 प्रकार है तो 12 प्रकार के नियम भी तो होंगे। देखिए, तो 12 में सबसे प्रथम आता है सिंपल प्रेजेंट, 1 नंबर। अर्थात सिंपल प्रेजेंट मतलब ये प्रेजेंट टेंस का ही पहला हिस्सा है, सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि 12 प्रकार के टेंस है तो आपको 12 प्रकार का इन लोगों का परिचय भी होगा। कैसे पहचानोगे आप? मुझे पहचानोगे कैसे? मेरे नाम से, मेरे काम से, अभी जो मेरा आइडेंटिटी उसके उनसे पहचानोगे। किसी और को ले आओ, यानी उसका भी कुछ अलग परिचय होगा। यानी कि हर एक व्यक्ति का, किसी न किसी का, हर कोई का, सबका अपना अपना अलग परिचय होता है। उसी तरह से ये जो 12 टेंस है, इस प्रत्येक 12 का अपना अपना परिचय है। कैसे पहचानेंगे ये किस टेंस का वाक्य है? पहचानने के बाद फिर आप उसके रूल को अप्लाई कीजिए, फिर आपके हाथों में, है ना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, और अंत तक देखिएगा इसको, तो ही समझ में आएगा। देखिए, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो 12 प्रकार का टेंस है, देखने में भरे 12 लग रहा है, 1 दर्जन, 1 डजन, लेकिन आप इसको लेकर बिल्कुल चिंतित मत हो। कहने को 12 है, लेकिन 12 प्रकार के इस टेंस में हर एक में एक ही बात मैं कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, बस उस पर ध्यान दीजिएगा। उस चीज को पकड़ लीजिए, आपका टेंस एक में ही सबका सब ही खत्म हो जाएगा, 90% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। देखिए, सबसे पहली बात सिंपल प्रेजेंट की बात मैं कह दूं, इसका कुछ अपना पहचान है। कैसे समझेंगे किसी वाक्य को कि ये इस टेंस का है? जैसे मैं कहूं मैं भात खाता हूं, मैं भात खा रहा हूं, मैं भात खा चुका हूं, या मैं भात खाऊंगा, जो भी हो, ये 3-4 मैंने वाक्य कहा, तो इस टेंस का कौन सा वाक्य होगा? सब तो नहीं होगा, सब तो अलग अलग है। देखिए,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य कैसे आता है, उसका क्या परिचय होना चाहिए। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है सार्वभौमिक सत्य है, जिसे हम लोग त्रिकाल सत्य भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो सबके लिए एक ही है, सबके लिए सत्य है, हर समय हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, क्या केवल मेरे लिए उगता है? आपके घर में क्या दक्षिण की तरफ उगता है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए पूर्व दिशा में उगता है। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, प्यार करती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है। 2 और 2 4 होता है, ये भी सही है। आपको क्या होता है मुझे पता नहीं। अगर आपको 2 और 2 4 नहीं है, गणित में कोई समस्या हो, तो मेरा गणित के लिए भी वीडियो है, एक मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, उसको देखिएगा। अलजेब्रा के लिए अलग है, ट्रिगोनोमेट्री के अलग है, मतलब मैथ्स के जितने भी ब्रांच है सबके लिए मेरा अलग अलग वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। चलिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो सबके लिए सत्य है, जो हर काल में हो, वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, चला आ रहा है, वो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, सबके लिए जो सत्य है। रेगुलर या रिपीटेड एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए यहां पर, नियमित कार्य, जो काम नियमित रूप से किया जा रहा हो, आदत प्रकट करने वाले कार्य यानी हैबिचुअल एक्शन, जो भी काम करते हैं, मान लीजिए मेरा आदत है हर दिन करते हैं, वो सारे वाक्य जो है सो इसी टेंस में होंगे, आदत पड़ने वाली। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, एक प्रकार का ये आदत बता रहा है, अभ्यास है, या फिर नियमित कार्य हो रहा है ना। जो काम हम लोग नियमित करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सारे वाक्य जो है सो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट किसे वाक्य जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है सो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, या फिर रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए, अर्थात अभ्यास युक्त कार्यों के लिए, जिस कार्य का करना एक अभ्यास बन चुका है, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में आएंगे, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट के रूप से बनाएंगे। अथवा एक बड़ा ही अच्छा एक रूल प्रचलित है, वाक्य के अंत में, या फिर आप कह सकते हैं वाक्य के क्रिया के अंत में, ता है, ती है, ते है, ताहू आदि लगा रहता है। ये एक परिचय है। अगर ता है, ती है, ते है, ताहू, ये इसमें से कोई अगर एक रहे तो समझ जाइए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। लेकिन याद रहे मैंने क्या कहा, क्रिया के अंत में होना चाहिए, उसमें क्रिया जरूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, देखिए लास्ट में आ गया, जाता हूं, ताहू, ये देखिए ताहू आ गया। वे लोग भात खाते हैं, ते हैं, ये लिखते हैं। सीधा चाय बनाती है, ती है। आई बात समझ में। तो ये ता है, ती है, ते है, ये सब वाक्य जो है सो क्रिया के अंत में आ रही है। जाता हूं, खाता हूं, क्रिया है, क्रिया मतलब काम है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि मेरे पास एक कुत्ता है, तो कुत्ता है, इसमें लास्ट में भी ता आ गया, क्या ये सिंपल प्रेजेंट का होगा? बिल्कुल नहीं, कुत्ता कोई काम तो है नहीं। मैंने क्या कहा, अगर क्रिया के अंत में आए, अगर वहां पे काम हो रहा है, तो ही इस तापी का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई समझ में। जैसे मैं कहूं कि वह सीता है, वह सीता है, सीता मतलब एक लड़की का नाम मैं कह रहा हूं, तो वह सीता है, वह बबीता है, वह कविता है, तो वह कविता है, लास्ट में ता आ रहा है, तो क्या वह कविता है ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होगा? बिल्कुल नहीं हो। कविता कोई काम तो नहीं है। मैंने क्या कहा, किसी क्रिया के अंत में आने वाला ता, ती, ते, ये प्रेजेंट टेंस का परिचय होगा, क्रिया के अंत में। ठीक है, नाउन के अंत में नहीं। आशा करता हूं आपने पहचान को समझ लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसके रूल में आऊंगा। याद रखिएगा, हर एक टेंस में, ये 12 टेंस की मैं बातें कर रहा हूं, हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस करना होगा, वाक्य करना होगा। हावाचक, नावाचक और प्रश्नवाचक। हावाचक मतलब जिसमें काम को किया जाएगा, जिसे हम लोग एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, जिसमें काम होगा। दूसरा नेगेटिव, जिसमें काम बिल्कुल नहीं होगा, न रहेगा उसमें। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
देखिए सबसे पहला मैं फिर से लिख दूं यहां पे, सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एफर्मेटिव बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, एक ही चीज है। इसका मतलब होता है सकारात्मक या फिर हावाचक वाक्य जिसमें काम होगा। जैसे मान लीजिए मैं बाजार जाता हूं, तो मैं तो बाजार जाता हूं मतलब काम हो रहा है। अगर मैं कहूं मैं बाजार नहीं जाता हूं तो फिर वो नेगेटिव हो गया, नावचक। हाँ, कोई मुझसे कहते तुम बाजार क्यों जाते हो, तो फिर ये हो गया प्रश्नवाचक था, इंट्रोगेटिव। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल मैंने एफर्मेटिव लिखा है, इसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है, ध्यान लीजिए, कुछ रूल इस पर अमल करना होगा आप लोगों को। रूल, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखा मैंने, फिर क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो कर्म है ना, कर्म। वर्ब को कहा जाता है क्रिया और ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिए, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं वहां पटक रहा था, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, तो देखिए पहले इसके बाद जान लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट कहते क्या है। अभी अभी मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने कहा आपको, फर्स्ट वीडियो मैंने पर्सन पढ़ाया था ना, पर्सन, PERSON। इस पर्सन में मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। अगर नहीं देखे होंगे उसको जरूर देखिएगा, वरना इसको समझने में दिक्कत हुई है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब नाम से पता चल रहा है जो काम को करता है, काम को जो करेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। अब वर्ब का मतलब काम, वो जो काम किया जा रहा है, वो जो काम किया जा रहा है उसी काम को हम लोग क्रिया कहेंगे, और इस काम को जो करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। डन, आई बात समझ में। अब कर्ता ने जो क्रिया किया, सब्जेक्ट ने जो वर्ब किया था, कर्ता जो करने वाला है उसने जो काम किया, उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, उसका असर जिस पे पड़ेगा, उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, अर्थात कर्म कहते हैं। क्लियर। मैं स्कूल जाता हूं, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता हूं, काम करने वाला कौन है, पहले आप काम को खोजिए। मैं स्कूल जाता हूं, काम मतलब वर्ब को खोजिए, काम कौन सा हो रहा है, मैं स्कूल जाता हूं। यहां पर तीन शब्द है, मैं स्कूल जाता हूं, तो जाना काम है। काम का मतलब जिसे करना पड़ता है, खुद नहीं होगा, उसे करना पड़ता है अपने शरीर से, जिसे हमें करना होता है वही काम होता है ना, तो ये काम है। काम मतलब मैं स्कूल जाता हूं तो जाना काम है। अब जा कौन रहा है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के साथ भी आएगा। अब मैंने काम किया जाने का, तो मैंने जाने का जो काम किया कहां पहुंच गया, स्कूल, अर्थात मेरा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। क्योंकि क्रिया के करने से आपका फल क्या निकला, असर क्या निकला, प्रभाव किसे पड़ा, स्कूल पर। ठीक है, मैंने काम किया जाने का, कहां पहुंच गया, स्कूल, अर्थात स्कूल क्या ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आ गया। तो सिंपल सी मैं अगर कहूं, इसको दूसरी भाषा में कहूं, तो सब्जेक्ट का मतलब हुआ काम को करने वाला, वर्ब मतलब काम, और ऑब्जेक्ट में तो काम को नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे भी आप कह सकते हो समझने के लिए, है ना। तो कोई भी वाक्य करना हो तो बस देखिएगा, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जो काम को नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट के स्थान में लिखिए, जो काम को नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के स्थान में लिखिए। और काम क्या है उसे वर्ब कहते हैं। अर्थात आप कहीं भी देख लोगे, जो काम के आदमी होते हैं, काम के व्यक्ति कोई भी हो, कोई अगर काम का व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो, उसे हम लोग सबसे पहला दर्जा देते हैं। देखिए यहां पर भी काम का जो होगा उसे पहले लिखेंगे, और जो काम का नहीं होगा चलिए लास्ट में फेंकिए उसको। अर्थात काम करने वाला पहले, काम नहीं करने वाला अंतिम में। अब बीच में क्या होगा, वो काम होगा इस काम को जो किया है। ठीक है,
ये बात समझ में आ गया। मैं इसको बार बार इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको ये 12 के 12 टेंस में ही यही पढ़ना है, अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। अर्थात यहां पर सीख लिए तो 80% वो कवर हो गया। आई बात समझ में। तो काम को करने वाला सब्जेक्ट, काम को नहीं करने वाला ऑब्जेक्ट, अब वर्ब मतलब वो काम जिसे करना पड़ता है। डन। आई बात समझ में। चलिए अब मैं एक वाक्य से इसको समझा दूं। अच्छा समझिए, अगर मैं एक वाक्य लिखूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, लिख लिया मैंने, मैं स्कूल जाता हूं। अभी देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, सबसे पहले तो आपको गौर से सोचना होगा जो मैंने वाक्य लिखा मैं स्कूल जाता हूं, क्या ये वाक्य, ये गोटा सेंटेंस, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? फट से आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट खोजने मत लगिए। पहले आपको खोजना होगा क्या ये सेंटेंस इस टेंस का है या नहीं, किस टेंस का है, उस टेंस को पहले पहचानिए, पहले टेंस को पहचानिए, फिर उस टेंस के रूल को अप्लाई कीजिए। ओके, तो आप सीधा से देख रहे हैं ता है, तो मैंने अभी भी रूल में लिखा था कि जिस टेंस की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसी पे प्रेजेंट टेंस। आई बात समझ में। क्योंकि मैं स्कूल जाता हूं अगर काम हो रहा है तो ये एफर्मेटिव हो गया। अगर काम बोलता है मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो नेगेटिव होता है। मैं नेगेटिव की बात कर ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, एफर्मेटिव। यानी कि आपको समझ में आ गया, मैं स्कूल जाता हूं ये सिंपल प्रेजेंट हो गया और ये एफर्मेटिव भी है। और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था वहां पे परिचय में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां पे होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए और हैबिचुअल एक्शन अर्थात अभ्यास युक्त बातें, नियमित कार्य के लिए। देखो मैं स्कूल जाता हूं, हाँ जाता हूं, हर दिन जाता हूं, एक नियमित कार्य है ना ये, क्योंकि ये नियमित है, एक स्वाभाविक कार्य है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। आई बात समझ में। तो हमने पहचान लिया ये कौन टेंस है और सिंपल प्रेजेंट का ये एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। अब बताइए मेरे को, मैं स्कूल जाता सब्जेक्ट कौन है, कौन काम कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मैं मतलब इंग्लिश में क्या होगा, आई हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब, वर्ब मतलब मैं तो सब्जेक्ट हूं। मैं क्यों सब्जेक्ट हूं, क्योंकि मैंने काम को किया है। कौन सा काम किया है वही यहां पर पूछ रहा है, क्या काम किया हो भाई, तो काम है आपका जाता हूं, जाने का काम किया आपने। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। यहाँ पे मैंने दिख रखा है गो का क्या होगा, वर्ब का, गो का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब पता ना, वर्ब का फॉर्म याद क्यों ना, मेनली 3 फॉर्म ही होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। अर्थात हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 कहेंगे। वर्ब 4 भी होते हैं, वर्ब 5 भी होते हैं। वर्ब में आप एस यस लगाओगे, वर्ब में आई जोड़ोगे तो 4, 5 में आ जाएगा। फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 को लेकर ही चलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, उसके लिए मैं अलग एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं और वीडियो में इसका डिस्कस कर दिया हूं, वहां पर फिर समझ लीजिए, मैं वर्ब को पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा। देखिए तो आई गो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ये है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब 1 में जियो गो, वर्ब 2 में क्या आ जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म बोलिए, वेंट आ जाएगा, और वर्ब 3 यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, जैसे COME कम, CAME कैम एंड COME कम। देखिए और बहुत सारे हैं, है ना। तो क्या जाना आपने, वर्ब 1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब 2 यानी पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गो, वेंट, गन, कम, कैम, कम। यहां पर हमने वर्ब 1 लेना है, अर्थात केवल ये लेंगे हम, ये दोनों की बातें नहीं है, ये अलग टेंस में होगा, तो ये वर्ब 1 की बातें चलेंगी। आई बात समझ में। अगर आपको वर्ब में एस या यस जोड़ना है तो वर्ब 1 में ही जोड़ना होता है, इस वर्ब 2 में नहीं, वर्ब 3 में नहीं। वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ना होता है तो वर्ब 1 के साथ ही करना पड़ता है, इधर नहीं। ठीक है, तो
आई गो, अब वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बारी, अगर मतलब कर्म, कर्म मतलब आपने जो कार्य किया उसका असर किसे पड़ रहा है। मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल पे मैंने कहा था ना, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट, जो नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। स्कूल कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। स्कूल क्या कोई काम है? बिल्कुल नहीं। तो स्कूल क्यों हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको सीखने वाली बात है। जैसे मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने आर्टिकल बता दिया था, और एक और चीज है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की जानकारी आपको जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपको लेते रहना है, तब तक लेते रहना है, ठीक है। इसका अगर आप सही से यूज सीखना चाहते हो तो आपको प्रीपोजिशन सीखना होगा अलग वीडियो में। क्लियर। तो मैं यहां प्रीपोजिशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन जो प्रीपोजिशन यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा मैं उसके बाद बता दूं। याद रखिएगा, मैं स्कूल जाता हूं, यहां पर जाने का काम हो रहा है। अब कोई बंदा अगर कहीं जा रहा है तो जरूर कोई जगह स्थान को छोड़ेगा, तब तो कहीं जा रहा है। अगर मैं पहले से स्कूल में होता तो क्या मैं स्कूल जाता? बिल्कुल नहीं जाता। तो मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब मैं स्कूल में उपस्थित नहीं रहता हूं, हमेशा कहीं और रहता हूं, तब मुझे उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना होता है। तो ये TO2 और एक होता है फ्रॉम। हालांकि ये सब प्रीपोजिशन है, इसके बारे में आप अलग से समझोगे। देखिए, ये स्कूल जाने की काम हो रही है, मैं जाता हूं मतलब कहीं जा रहे हैं। आप जा कहां रहे हो? तो जिस जगह को आप छोड़ोगे उस जगह के पहले आपको फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। अब जिस जगह पे आप पहुंचोगे, यानी जिस जगह पे आप जा रहे हो, जहां पहुंचने वाले हो, उसके पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहां पर इतना ही रहने दीजिए, वरना टू का एक बहुत बड़ा सा नियम है। केवल टू एक जगह के लिए नहीं, टू का एक बहुत नियम है। इसका कम से कम तो 10 से 12 नियम है आपको टू का। एक नियम तो मैंने कह दिया, जिस जगह जाओगे उस जगह पर टू लगता है। सो आई गो टू स्कूल। आई बात समझ में? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये टू स्कूल के लिए लगा क्योंकि स्कूल वो जा रहा है। फ्रॉम का इस्तेमाल यहां पे नहीं हुआ क्योंकि जिस जगह को छोड़ रहा है उसका चर्चा यहां पर किया नहीं है। अगर मैं रहता, मान लीजिए एक बात और लीजिए, 2 नंबर, वे लोग घर से स्कूल जाते हैं। वे लोग घर से स्कूल जाते हैं। फिर से देखिए यहां पे आप, वे लोग, काम करने वाला कौन है? वे लोग, ये सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन नहीं है? घर कोई काम नहीं कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट। स्कूल कोई नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्या कोई घर कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। स्कूल भी ऑब्जेक्ट है। जाना क्या है? ये वर्ब है। तो काम को करने वाला जो होगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो रूल को देखिए आपने, प्रथम में क्या डिमांड किया जा रहा है? जो दावी कर रहा है, जिसका डिमांड है, उसको पहले उतारिए। तो रूल में सबसे पहले क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? काम करने वाला, वे लोग। अर्थात वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। फिर है वर्ब, वे लोग क्या काम कर रहे हैं? जाने का काम। जाने का इंग्लिश क्या होता है? अभी अभी हम लोग ने जाना, गो। फिर क्या है? अब देखिए दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक है स्कूल, एक है घर। यानी वे लोग घर से स्कूल जाते हैं। अभी आप देख लो, जा कहां रहे हैं? वे लोग जा कहां रहे हैं? वे लोग स्कूल जा रहे हैं। और किस जगह को छोड़ रहे हैं? घर को छोड़ रहे हैं। यानी कि 2 जगह है, एक जगह जा रहे हैं, एक को छोड़कर, है ना। अभी मैंने कहा जिस जगह पहुंचेंगे उसके पहले टू लिखना है, जिस जगह को छोड़ेंगे उसके पहले फ्रॉम लिखना है। तो आप सबसे पहले जहां पहुंचोगे पहले उसको लिख लीजिए, ये अच्छा होगा। दे गो टू स्कूल। फिर से फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिए। दे गो टू स्कूल फ्रॉम हाउस। दे गो टू स्कूल फ्रॉम हाउस मतलब वे लोग स्कूल जाते हैं। फ्रॉम मतलब से, कहां से? घर से। अर्थात घर को छोड़ते हैं और स्कूल को पहुंचते हैं। आई बात समझ में? तो जिस जगह जाना होगा उसके पहले टू लगाइए, जिस जगह छोड़ेंगे उसके पहले
फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एफर्मेटिव का रूल जाना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक बात आप नोटिस कीजिए, हमने दो वाक्य किया, यहां पर सब्जेक्ट क्या था आई, यहां पर सब्जेक्ट क्या है दे, है ना। देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, पर्सन हम लोग सीखे थे, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर नंबर है, ये दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो ये जो वर्ब है गो, ये हो जाएगा गोज, एस या एस का यहां पर जोड़ना होगा। ठीक है, मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल और रूल लिखकर समझा देता हूं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए रूल मेरा यही रहेगा, जो रूल था वही रहेगा, रूल बदलने वाला नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन जो से उसी रहेगा। यहां पे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अर्थात क्या क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ही शी इट और नेम। ठीक है, आई बात समझ में। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अर्थात ही सी इट और नेम, नेम मतलब किसी का नाम, राम शाम जदू मधु सीता गीता फीता, कोई भी एक नाम याद रखिएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो इसी चार को कहते हैं ना। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर इस चारों में से कोई अगर एक हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के, मैं लिख दिया फर्स्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ एस या ईएस, ध्यान दीजिए, एस या ईएस, एस या ईएस जोड़ा जाता है। आई बात समझ में, एस या ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है, कब जोड़ेंगे, जब सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम होगा। अभी अभी आपने दो वाक्य किया, वहां पर प्रथम वाक्य में देखिए सब्जेक्ट आई था, दूसरे वाक्य में कहता है दे था। देखिए क्या यहाँ पर आई और दे है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने उनके जो वर्ब थे गो, उसमें मैंने एस एस नहीं जोड़ा था। लेकिन अब की बार देखिए एग्जाम्पल में समझा दूं आपको, अगर मैं लिख दूं वह भात खाता है, वो भात खाता है, बहुत सिंपल सी बात। मैं छोटे छोटे वाक्य से ऊपर की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, एक बार मैं बड़ा वाक्य दे दूं फिर तो आपको लगेगा कि नहीं कितना कठिन है भाई, नहीं, सीखते चलिए फिर आगे की तरफ। ठीक है, वह भात खाता है, फिर एक ही बात, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, काम करने वाला कौन है, वह, वेरी गुड, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब मतलब काम, ये वह सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसने कोई काम किया है, क्या काम किया है, खाने का काम किया था, ये हो गया वर्ब। ठीक है, वह खाया, क्या खाया, ऑब्जेक्ट, अर्थात काम करने वाला सब्जेक्ट, ये काम, भात तो कोई काम करने वाला है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट। जितना सिंपल से समझ सकते हो समझिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रूल में क्या है, देखिए हिंदी वाक्य में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट पहले, फिर सब्जेक्ट आया, पहले सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया। लेकिन यहाँ पर रूल में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप मिला के मत लिखिएगा, जो रूल कहता है उसके अनुसार आपको अरेंज करना होगा। तो रूल में सबसे पहले डिमांड सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट खोजिए वह, क्योंकि ये खाता है, ताती सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ये ता मतलब लड़का है ना, अगर रहता वह भात खाती है तो लड़की होता, तो हम लोग वह की जगह सी लिखते, लेकिन ये लड़का है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग
ही लिखेंगे। डन। वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, खाना, खाता है, खाता का इंग्लिश क्या होता है? इट। ठहरिए, वर्ब लिखने के बाद आप सोच, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले थोड़ा सा रुकिए। इट, आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। अभी अभी मैंने नोट लिखवाया, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट, नेम, इस चारों में से कोई अगर हुआ तो वर्ब के साथ आपको एस या एस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो पहले ही दिखाई पड़ रहा है, ये ही तो यहाँ पे आ गया, अर्थात इन चारों में से एक है यहाँ पे, तो वर्ब के साथ आपको एस या एस लगाना होगा। तो क्योंकि ईट है, ईट में क्या लगता है? एस लगता है। एस तो लगता नहीं, कुछ लेटर है जहां पे एस लगता है, मैं लिख दूंगा आपको। तो ही इट्स हो गया। एस क्यों लगा यहाँ पर समझ में आ गया आपको? क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बस इतनी ही बात याद रखना है। ही इट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? राइस। ही इट्स राइस, वो भात खाता है। अगर मैं यहाँ पे एक और बात कर दूं, अगर मैं एक और बात कहूं, मनोज, मनोज फुटबॉल खेलता है। मनोज फुटबॉल खेलता है, खेलने वाला है मनोज, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया? ये वर्ब, और फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये तो समझ आपको आ गया। मनोज सब्जेक्ट दिया, वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? खेलने का इंग्लिश क्या होता है? यस, प्ले। आगे प्ले, मनोज प्ले। अभी देखिए, पहले ऑब्जेक्ट लिखने से पहले एक बार फिर से रुक कर सोच लीजिए। पहले मनोज सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस एस लिखना आपके लिए बाध्यतामूलक हो जाता है। तो देखिए, मनोज तो नाम है, ही, सी, इट, नेम। देखिए यहाँ पर नेम, नेम ये नाम है, एक नाम है, तो इसमें एस लग जाएगी। मनोज प्लेज, क्या खेलता है? फुटबॉल। आई समझ में? मनोज प्लेज फुटबॉल, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है? चलिए इसको स्क्रीन पर ले लीजिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कहां पे एस यस लगता है, मैं थोड़ा सा एक चीज पॉइंट लिख देना चाहूंगा आपको। तो मैंने कहा कि एफर्मेटिव का कुछ इंपॉर्टेंट रूल है कि कहां पे आप एफर्मेटिव में कैसे समझेंगे कि किस वर्ब के साथ एस या जोड़ना है या ईएस जोड़ना है, एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है ना? तो देखिए, मैंने एक छोटा सा चार्ट तैयार कर दिया है। जब भी देखिएगा वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब के अंतिम में अगर डबल एस हो या ओ हो या सी एच हो या जेड हो या एक्स हो या एस एच हो, ये 6 में से कोई अगर एक हो, आपको क्या ऐड करना है? उसके साथ ईएस जोड़ना है। जैसे मान लीजिए गो, इसके अंतिम अक्षर क्या है? ओ है ना, ये देखिए ओ मिल गया, इस रूल के साथ मैच कर रहा है ओ, तो क्या लगाना है? ईएस लगाना। तो गो में इसमें क्या हो गया? गोस। टीच, लास्ट में क्या? ई सी, क्या है? सी एच है ना, देखिए यहाँ पर सी एच, ए सी एच, तो ईएस जोड़ना है, तो टीच में टीचर्स। उसी तरह से वास, एस एच, यहाँ पे देखिए एस एच, तो वासेस हो गया। एम आई डबल एस, मिस, डबल एस देख रहे हैं आप, ये डबल एस, यहाँ पे डबल एस है, तो क्या आ जाएगा? ईएस, मिसेस। क्विज, देखिए जेड है लास्ट में, तो जेड में यस आएगा, तो कोई यस। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि हमें एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई वर्ड आता है तो आपको एस जोड़ना है, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पर। एक नंबर मान लीजिए प्ले, प्ले लास्ट में वाई है, क्या इसमें वाई है? बिल्कुल नहीं है, तो एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या जोड़ेंगे? एस, तो क्या आ जाएगा आंसर? प्लेज। उसी तरह से एक और ले लीजिए, मान लीजिए मैं लिखा इट, इट अंतिम अक्षर क्या है? टी, क्या टी है यहाँ पे? नहीं है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? एस लगेगा, अर्थात इट्स हो जाएगा।
आई बात समझ में? अर्थात ये 6 अक्षर आपको अगर मिले तो आपको ES जोड़ना है, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए आपको S लगाना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, और हाँ, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें Y आता है, वो तो आपने सिंगुलर प्लूरल में सिखा है यार, एक ही नियम है, बस ये वर्ब के लिए, वहां पर नाउन था, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, ये क्विज याद रखिएगा, वर्ब है, ये नाउन नहीं है। तो मान लीजिए इतना समझ में आपको आ गया? ठीक है, अब हम लोग इसके नेगेटिव को करेंगे, एफर्मेटिव के लिए क्लियर हो चुका, अब नेगेटिव के लिए करेंगे। ठीक है, देखिए अब नेगेटिव वाक्य देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात ही मैं कर रहा हूं। हमने एफर्मेटिव सीख लिया, एफर्मेटिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, है ना। नेगेटिव मतलब नावाचक, ओ हावाचक, ये नावाचक। ठीक है, नावाचक में क्या है? क्योंकि नावाचक में अब आपको नॉट आने वाला है, NOT नॉट आने वाला है, मतलब नहीं वक्त। ये नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं, ये आने वाला है ना, है ना। तो नहीं के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं किसी टेंस की बात करूं, किसी भी टेंस की बात करूं, उसमें अगर नॉट आता है तो वो नॉट अकेला नहीं आएगा, उसके पहले उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब, आप किसी भी टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे या इंट्रोगेटिव बनाओगे, उसमें उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। जैसे आप नेगेटिव रूल देख लीजिए, क्या रूल है? सब्जेक्ट डू या डज, ये डू का मतलब, डू मतलब करना होता है ना, वो नहीं, ये डू जो है इस टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको नाम से पता चल रहा है, हेल्पिंग मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब जो सहायता करता है। सहायता किसमें? वाक्यों को गठन करने में, स्ट्रक्चर के लिए, नेगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव बनाने में, और बहुत सारे सेंटेंस को एफर्मेटिव में भी वो मदद करता है। फिलहाल सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये रूल में नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ा वहां पे। अब सुनिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 सहायक क्रिया है, हालांकि सहायक क्रिया एक ही है, डू। ये आपने अभी अभी सीखा, सहायक क्रिया भी तो क्रिया है, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो एफर्मेटिव रूल अपने क्या सीखा था कि जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो वर्ब के साथ एस या यस लगता है ना। तो देखिए ये वास्तव में डू है, देखिए यहां भी डू है, यहां भी डू है, केवल यहां पर ईएस का मैंने जोड़ा लगाया है। तो क्या हुआ, अंतिम में ओ आया, इसलिए यहां पर क्या यूज करना पड़ा? ईएस। यही क्या बन गया? डज बन गया। अर्थात डज बन के कुछ होता नहीं है, डू ही एक सहायक क्रिया है इसका, है ना। डज का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि यही डू अगर ही सी इट नेम के साथ आ जाता है तो इसमें ईएस लग के ये डज बन जाता है। आई बात समझ में? अब जब सब्जेक्ट ही सी इट नहीं नेम नहीं होगा, ये होगा, तो डू लगेगा। फिर ये भी डू है, ये भी डू है, बस इसमें ईएस आने का मतलब समझ में आप, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और दूसरा कोई बात यहाँ पे है नहीं। आई बात समझ में? ये छोटा मोटा रहस्य है, आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए मैं एक और बात कहूं, यहाँ पे आपने जब एक बार आपने डज का इस्तेमाल कर दिया, फिर आप जो इसका मेन वर्ब है उसमें आप एस एस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस एक बार ही होगा, या तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा, तो मेन वर्ब में नहीं। 2 प्रकार के वर्ब हमने जाने हैं ना। देखिए मैं आपको समझा दूं, एग्जाम्पल में समझिए। मैं स्कूल नहीं जाता, याद रखिएगा नहीं होना चाहिए, नहीं अगर नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा। अगर मैं नहीं को हटा दूं तो क्या बचेगा? मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं, काम तो हो रहा है, फिर ये एफर्मेटिव, फिर इसमें डू डज और नोट की कोई बात ही नहीं है। जब भी नेगेटिव आएगा तो ये नहीं जरूर आएगा, और नहीं के लिए आपको डू नोट लिखना होगा या फिर डज नॉट लिखना होगा। केवल नहीं के लिए आप नोट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके पहले आपको सहायक क्रिया इस्तेमाल करना ही होगा। क्लियर? हर टेंस की बात, मैं केवल इस टेंस की बात नहीं कर रहा हूं,
12 के 12 टेंस की बात कर रहा हूं। हाँ, देखिए सबसे पहला बात, सब्जेक्ट का इस्तेमाल। सब्जेक्ट कौन है इसमें भाई? मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। काम करने वाला तो यही है। हाँ, मन में आपका प्रश्न उठता है सर यहाँ पर तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, काम तो कर ही नहीं रहा है। ये भी एक काम है। जैसे किस तरह से जाना एक काम है, नहीं जाना भी एक काम है। मैं भात खाता हूं, काम कर रहा हूं। मैं भात नहीं खाता मतलब नहीं खाने का भी काम कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, कुछ अंदर में घुसने की बात है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका मन जो है एक बार ऑटोमेटिक कहेगा यस आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं। लेकिन पीछे लगे रहिए तो ही होगा ये, ठीक है। हर चीज एक बार में समझ में नहीं आता, पहले पहले समझ में नहीं आया, उसके पीछे लगना पड़ता है। ओके, तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं यानी कि काम करने वाला मैं, तो ये हो गया आई। ओके, सब्जेक्ट। अब क्या देना है रूल में, देखिए डू या डज। सब्जेक्ट क्या है मेरा? क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? क्या ये ही सी इट नेम इस चारों के अंदर में आता है? नहीं है बिल्कुल। आई कहां पे? यहाँ पे है। तो आई के साथ मैंने क्या दे रखा है? डू। बस चुपचाप आप डू लिखिए, हो गया। फिर क्या देना है? नॉट। सो आई हैव नॉट। ये भी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाने का इंग्लिश क्या हो गया? गो। आई डू नॉट गो स्कूल, टू स्कूल। समझ में आ गया? टू क्यों लगा? किसी जगह जाने की बात की जा रही है। ओके, समझ में आ गई बात? सेकेंड, वह मांस नहीं खाता है। सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश क्या होगा? ही, क्योंकि लड़का है तो ही, लड़की होगी सी। सब्जेक्ट के बाद क्या देना है? डू या डज। क्या ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? देखिए ही सी इट नेम, यस ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी क्या लगेगा? डज लगेगा। सो ही डज। हालांकि ये डू ही था, लेकिन ही थर्ड पर्सन नंबर सिंगुलर नंबर है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को यस एस जो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसी डू में यस मैंने ऐड कर दिया। सो ही डज। क्या हो गया यहाँ पे? नॉट। ही डज नॉट। अब क्या देना है? वर्ब। वर्ब मतलब काम, खाना। खाने का इंग्लिश क्या होता है? ईट। रुकिए, ईट। क्या मैं इस वर्ब में एस या यस दूं? थोड़ा सा आप पीछे जाइए, सिंपल प्रेजेंट क्या है? एफर्मेटिव रूल में जाइए तो नेगेटिव। एफर्मेटिव रूल क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था ना, उसे मैंने रूल लिखवाया था ना कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही सी इट नेम हो तो आपको वर्ब के साथ एस या यस देना ही देना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो मेरा ही आ गया, तो क्या मैं इस वर्ब के साथ एस एस दूं? बिल्कुल नहीं। रूल तो मैंने वही फॉलो किया जो मैंने एफर्मेटिव लिखवाया था कि सब्जेक्ट अगर ये चार होंगे तो आपको वर्ब में एस एस देना है। बिल्कुल मैं दिया। देखिए आप, ये डू था ना, ये यस ले चुका है, डज। तो एक बार तो यहाँ पर एस या यस का काम परफॉर्म हो चुका है, अब यहाँ पे नहीं। दो प्रकार के वर्ब हम जानेंगे यहाँ पे। एक होता है एक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक होता है मेन वर्ब। तो ये है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो इसी हेल्पिंग वर्ब में आपका यस ले चुका है ये। सो ही डज नॉट ईट। अब यहाँ पर आपको एस देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ये डज नहीं होता, ये फिगर नहीं होता डज नॉट, तो ही इट्स हो जाता फिर, क्योंकि ही रहने से आपको वर्ब में एस एस लगेगा ही लगेगा। ओके, सो ही डज नॉट ईट क्या था? मांस। मांस का इंग्लिश क्या होता है? मीट। एम ई ए टी। ये मीट मतलब मांस। एम डबल ई टी मीट मतलब मिलना, वो अलग है, वो वर्ब है। आशा करता हूं समझ में आपको आ चुका होगा नेगेटिव। बस ये नेगेटिव है। मैं एक बार मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दूं। ये आप केवल इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही मत समझिए, ये हर टेंस के लिए रूल लागू होता है। बस केवल आपको ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म परिवर्तन होगा, हर एक चीज एक ही होगा। तो मैंने क्या कहा? नेगेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करना है आपको? कुछ नहीं, नोट का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव में नोट, और नोट कहां लगेगा? नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। क्या है बोलिए? नोट हमेशा कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और हेल्पिंग वर्ब कहां पे आएगा? सब्जेक्ट के बाद में। बस हो गया यार। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज है, दूसरे टेंस का एम जार होगा, हैव हैज होगा, डीड होगा, वाज वेयर होगा, सेल विल होगा, कम, ये सब होगा। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है, बस इतना याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट आएगा, ओके, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगा। क्लियर हुई बात? इसको अच्छा समझिए। समझिए, समझने के बाद अगर याद करते हो तो ठीक है,
बिना समझे याद करोगे तो सामूहिक कुछ क्षण के लिए होगा, फिर कोई काम करेंगे। आई बात समझ में? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो मैंने नेगेटिव भी समझा दिया। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव की, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैं टेंस का तीसरा हिस्सा, मतलब टेंस नहीं बदला मेरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हूं मैं। अभी मैंने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव करवा दिया, अब ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है। याद रखिए, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है। ये पहचान नंबर, ये एक नंबर पहचान है। रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होंगे, ये 1 नंबर, इसके बाद फिर ऐसा ही एक और आएगा। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले अफर्मेटिव देखा, उसमें क्या था, काम स्मूथली हो रहा था, वहां पर काम हो रहा था, कोई ना कोई सभी तरह का काम कर रहा था, है ना। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग घर से स्कूल जाते हैं, ये सब था, यानी काम हो रहा था, वो हो गया अफर्मेटिव। इसके बाद क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब काम नहीं होगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वे लोग सच नहीं बोलते हैं, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, राम श्याम की मदद नहीं करता है। तो नहीं जब शब्द आएगा तो वो नेगेटिव था, उसका रूल भी हमने सीख लिया। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक, यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और याद रखिए प्रश्न का उत्तर हम लोग 2 प्रकार से देंगे। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बताया हूं, यहां पर जो लिखा हूं, मैंने पहले से लिख रखा है ताकि समय कम लगे, ध्यान रखिए। तो उत्तर के अनुसार मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। क्लियर? देखिए मुझे पता है समझने में प्रॉब्लम हो रही है, अब समझिए। 2 प्रकार से प्रश्न होंगे। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्या, इससे प्रश्न किया जाता है ना। क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। अभी क्या से प्रश्न जब करेंगे आप, इसका 2 उत्तर आएगा, 2 प्रकार का उत्तर आएगा, 2 प्रकार से। कैसे? अगर मैं पूछूं आपसे क्या तुम भात खाते हो, उत्तर दोगे हाँ यस, या फिर नहीं खाने से आप नहीं बोलोगे। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप खाते हो तो आप यस बोलोगे, नहीं हो तो नो, है ना। यानी कि मैंने प्रश्न किया क्या से, क्या तुम भात खाते हो, हाँ या फिर नहीं, आपका उत्तर हाँ या ना में सिंपली आपने दे दिया, क्योंकि उसका उत्तर हाँ या ना में होगा। अगर मैं कहूंगा क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो बोलोगे हाँ जाता है, और नहीं जाने से बोलोगे नहीं जाता है, अर्थात फिर से उत्तर इसका हाँ या ना में होने वाला है। मतलब क्या समझे कि जब मैं क्या से प्रश्न कर रहा हूं और इसका उत्तर अगर यस या नो में आ रहा है, तो इसका रूल मैं अलग देने वाला हूं। लेकिन मैं फिर से यही क्वेश्चन बोलूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं कहूं क्या तुम खाते हो, बस सिंपली मैंने कहा क्या तुम खाते हो, आप कहोगे हाँ खाता हूं, कुछ तो खाते हो, है ना, तो हाँ खाता हूं बोलेंगे, या नहीं खाने से नहीं बोलोगे। लेकिन मैं अगर उल्टा का क्वेश्चन पूछूं, पहले था क्या तुम खाते हो, मैं कहूं तुम क्या खाते हो। देखिए जब क्या सब्जेक्ट के पहले आया, उसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा था। क्या तुम खाते हो, यस। अगर मैं बोलूं तुम क्या खाते हो, अब आप हाँ या ना में उत्तर देने वाले नहीं, आप कहोगे आप मैं भात खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, दही खाता हूँ, चीरा खाता हूँ, मुढ़ी खाता हूँ, चाय पीता हूँ, जो आप खाते हो कहोगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या से 2 प्रकार से प्रश्न होगा, इसका उत्तर भी 2 ही आएगा। अगर क्या का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले किया जा रहा है, तो उसका उत्तर जो है सो क्या होगा, यहाँ पे देखिए उसका उत्तर आपका यस या नो में आएगा। क्या आएगा उसका उत्तर, यस या नो में आएगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर यस या नो। क्या का उत्तर अगर यस या नो में हो तो, क्या का उत्तर अगर यस या नो में हो तो उस क्या के लिए हमको व्हाट लिखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए उस टेंस का, जिस टेंस में भी क्या से प्रश्न हो, उस टेंस का आपको सहायक क्रिया इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के ठीक, सब्जेक्ट के पहले को, सब्जेक्ट के ठीक पहले लिखने से ही वह व्हाट का काम करेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, तो समझने में सुविधा होगा। तो मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रश्न क्या से हो रहा है, क्या शब्द से, और उसका उत्तर अगर यस या नो में हो, तो आप उस क्या के लिए व्हाट बिल्कुल मत लिखिएगा। ठीक है,
तो उस क्या का काम कौन करेगा? उस टेंस का सहायक क्रिया। बस सब्जेक्ट के पहले आप लिख दीजिएगा इसको, इसी रूल को देखिए यहाँ पर। अर्थात क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस का उत्तर हमेशा यस या नो में ही होता है। सिंपल सी बात। अगर कोई वाक्य क्या से हो, क्या से शुरू किया जाए, उसका उत्तर हमेशा यस या नो में होगा। और उस क्या के लिए आपको व्हाट बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस व्हाट का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो व्हाट का काम कौन करेगा? उस टेंस का सहायक क्रिया। बस आपको सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। क्लियर? तो ये जो सिंपल प्रेजेंट था, इस टेंस का सहायक क्रिया क्या था? इस टेंस का सहायक क्रिया था डू या डज। बस इसी को पहले लिख देना है। आई बात समझ में? तो रूल क्या बनेगा? अभी हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव में और सेंटेंस जो शुरू हुआ था सब्जेक्ट से था, लेकिन इंट्रोगेटिव हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होगा। अर्थात डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं। ये कौन है, क्या काम करता है। डू डज से भी आपने नेगेटिव बेस का नॉलेज ले चुका है। बस क्या करना क्या है इंट्रोगेटिव में? डू डज को सब्जेक्ट के बाद में नहीं लिखकर सब्जेक्ट के पहले लिखना है। नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद में आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव में हमेशा, हर टेंस के लिए मैं कह रहा हूं, हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस 12 का 12 टेंस के लिए मैं कह रहा हूं, किसी भी टेंस के लिए कह रहा हूं, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसे सब्जेक्ट के पहले ही लिखेंगे तो ही वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो सहायक क्रिया डू या डज। अब यहाँ पर डू और डज कोई एक देना है। अब सब्जेक्ट अगर आपका ही सी इट नेम हो तो आपको डज का इस्तेमाल करना है, अगर दूसरा हो तो डू का, आपको पता ही है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझा दूं एग्जाम्पल से। देखिए देखिए ये वाक्य देखिए, क्या पहले लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या पहले लगा। जब भी क्या पहले लगा रहेगा, आप आंख बंद करके क्या का इंग्लिश झपरा के वाट मत लिख दीजिएगा। हाँ, आई बात समझ में? यहाँ पर कंफ्यूजन आने की कोई बात ही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको देखना है क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका उत्तर क्या है? हाँ, खेलते हैं। अगर खेलते हैं तो यस, अगर नहीं खेलते तो नो। यानी आपका उत्तर हमेशा यस या नो में ही आएगा। तो मैंने लिख रखा है क्या का उत्तर अगर यस या नो में हो तो उस क्या के लिए, अर्थात इस क्या के लिए व्हाट नहीं लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू या डज को, इस टेंस के लिए डू डज है, तो डू डज को सब्जेक्ट के ठीक पहले लिखने से ही वह व्हाट का काम करेगा। अर्थात व्हाट के लिए क्या के लिए व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सहायक क्रिया को दे देंगे, वही व्हाट का काम करेगा। क्लियर? तो मैं यहां पर व्हाट लिखने वाला नहीं हूं। क्या लिखेंगे पहले? डू या डज। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे लोग। वे लोग इंग्लिश क्या होता है? दे। दे के साथ क्या लगता है? डू या डज। आप नेगेटिव में देख लीजिए, डू लग तो पहले आपने डू लिख दिया, ये रूल का है। फिर सब्जेक्ट क्या था? वे लोग। आपको सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट को देखकर ही बढ़ाना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, ही सी इट नेम है, तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो भी है डू का इस्तेमाल करेंगे। डू दे हो गया, वर्ब का इस्तेमाल करिए। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। इसमें तो एस लगने वाला है नहीं। डू दे प्ले क्रिकेट, CRICKET, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क देना होगा जरूर से जरूर। अब फिर देखिए, क्या राम प्रतिदिन स्कूल जाता है? यस, अगर जाता है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अर्थात क्या से शुरू होने वाला वाक्य हमेशा उत्तर इसका यस नो में ही देगा। क्लियर? तो क्या मैं फिर इस क्या के लिए व्हाट लिखूं? बिल्कुल नहीं लिखना है सर। क्या लिखना है फिर? डू या डज। डू या डज दो सहायक क्रिया है, किसका इस्तेमाल करें? डू क्या या डज का? ये सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? राम। राम तो नाम है। नाम मतलब ही सी इट और नाम। मैंने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई हो तो आपको डज का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर क्या लगेगा? डज। सब्जेक्ट क्या देना है? राम। डज राम। वर्ब क्या है? जाना। डज राम गो कहां पे? टू स्कूल। प्रतिदिन का इंग्लिश क्या होता है? एवरीडे क्वेश्चन मार्क। डज राम गो टू स्कूल एवरीडे क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? अब
तो देखिए यहाँ पे क्या से प्रश्न हो रहा था, लेकिन मैंने क्या का इंग्लिश वाट नहीं लिखा। यहाँ पर वेलो का इंग्लिश दे लिखा, क्रिकेट का क्रिकेट लिखा, खेलने का प्ले लिखा, सबका इंग्लिश लिखा, लेकिन क्या का नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इस क्या से इसका उत्तर जो है सो यस या नो में आ रहा है। जब भी क्या का उत्तर यस या नो में आएगा, उसका हम लोग उस क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे, केवल सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, वही वाट का काम करेगा। समझ में आ गई होगी बात? इसका सीन छोड़ लीजिए, मैं इसका पहचान नंबर 2 लिखता हूं, ठीक है? कैसे छोड़ लीजिए। चलिए, हो गया पहले वाला। अब मैं सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव का दूसरा भाग है ये, पहचान नंबर 2। अर्थात प्रश्न मैंने कहा था 2 प्रकार के होते हैं ना। तो मैंने इंट्रोगेटिव का पहचान नंबर 1 मैंने क्या कहा था? उस समय क्या था? प्रश्न जो है सो क्या शब्द से हो रहा था, क्या, और इसका उत्तर हमेशा क्या हो रहा था? यस या नो में आ रहा, कोई एक यस या नो में आ रहा था। जब भी क्या से प्रश्न हो, उसका उत्तर अगर यस या नो में हो, तो इस क्या के लिए हम लोग व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये था। तो अगर व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर किसका इस्तेमाल करते थे? उसी टेंस का सहायक क्रिया अर्थात डू या डज का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ये मैंने सीख लिया। अब देखिए, इंट्रोगेटिव का ये जो पार्ट 2 है, पहचान नंबर 2, इसमें फिर से क्या आएगा, लेकिन अब की बार आपको क्या के लिए वाट लिखना ही पड़ेगा। अगर यहां भी वाट नहीं लिखे तो फिर वाट बना किस लिए, है ना? देखिए, अगर क्या का उत्तर या किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी प्रश्न मतलब केवल क्या से ही तो प्रश्न नहीं होता, प्रश्न तो बहुत सारे शब्दों से होते हैं। क्या के अलावा क्यों, कैसे, कहां, कितना, कब, कौन सा, ये बहुत सारे शब्द जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। इन सभी प्रश्नों से, इन सभी शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं। अगर इन सभी शब्दों से होने वाले प्रश्न का उत्तर अगर यस या नो में नहीं होता है, देखिए पहले वाला रूल में क्या था? क्या से प्रश्न था, इसका उत्तर यस या नो में था। इसी वजह से हमने क्या के लिए व्हाट नहीं लिखा या आपने नहीं लिखा। लेकिन अब उत्तर आपका यस और नो दोनों में किसी में भी उत्तर नहीं होगा, ना ही उसका यस होगा ना ही उसका नो में होगा, बल्कि उसका उत्तर डिटेल्स में होगा। केवल यस बोलने से नहीं काम चलेगा, नो बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको उत्तर देना होगा। जैसे मान लीजिए इसमें उत्तर आपका यस है, मैं आपको कहूंगा आप कर कि क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हो? आपने कहा हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर आपका यस से नो में हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगा आपके पिताजी का क्या नाम है, आप क्या बोलोगे? यस या नो? क्या कहोगे? क्या यहाँ पर यस या नो बोलने से होगा? बिल्कुल नहीं। आपको आपके पिताजी का नाम, जो शुभ नाम है, आपको जरूर बोलना होगा। यानी आपका उत्तर जो है मस्ट बी इन डिटेल्स। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? हियर सी, अगर क्वेश्चन क्या से हो रहा था, आपको उत्तर यस या नो में हो रहा था, योर आंसर आइदर इन यस और इन नो। लेकिन सेकंड पार्ट में आपका आंसर जो है सो यू मस्ट गिव योर आंसर इन डिटेल्स, तब जाके आपको क्या होगा, यहां पे जब भी उत्तर यस या नो में नहीं होगा, इस कंडीशन में आपको क्या के लिए व्हाट लिखना ही होगा। जब आपको उत्तर यस या नो में नहीं हो रहा है, आपको डिटेल्स में उत्तर देना पड़ रहा है, उस क्षेत्र में आपको क्या के लिए व्हाट लिखना होगा, या फिर क्यों, कहां, कैसे, जो आएगा उसका यूज लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया है उस क्या के लिए, या प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द मतलब जिस शब्द से प्रश्न होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इन सभी शब्दों को प्रश्न सूचक कहते हैं। इंग्लिश में WH फैमिली या फिर WH वर्ड भी कहा जाता है। शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, कहां, आदि, मैंने और बहुत होगा, मैंने आदि लिखा था। आदि के लिए WH वर्ड सहायक क्रिया के ठीक पहले है, याद रखिएगा, कहीं भी लिखने से नहीं होगा। इंट्रोगेटिव का कुछ अपना रूल है ना। अच्छा, पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि नेगेटिव में, किसी भी टेंस के नेगेटिव में सहायक क्रिया कहां बैठता है? एफर्मेटिव के सब्जेक्ट के बाद में बैठता है सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव आएगा, सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के पहले बैठेगा, या वो सिंपल प्रेजेंट हो या कोई भी टेंस हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, जो भी हो, हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, और WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। अर्थात क्या हुआ, रूल क्या बनेगा? पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो देखिए अब सब्जेक्ट के ठीक पहले क्या आ रहा है?
इंट्रोगेटिव डब्ल्यू क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले ही इसको रहना होगा, इसके पहले फिर डब्ल्यू एच का आना होगा। ये इंट्रोगेटिव का रूल है हर टेंस के लिए। ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल हुआ, अगले टेंस में जो टेंस का सहायक क्रिया होगा वो लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही होगा, पहले डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का जो फॉर्म होगा वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपको सेम रहने वाला है, बस केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाला, बाद बाकी फॉर्मेट आपका यही है। एक समझ लेंगे तो 12 का 12 टेंस, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये एक वीडियो जो है मेरा गोटा सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर में आधारित है। इसके बाद से मैं जब पार्ट 3 वगैरह बनाऊंगा उसमें 2-2, 3-3 टेंस एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दिया, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मतलब टेंस के लिए मैं अगर एक वीडियो में इकट्ठे कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आप समझ चुके हैं। बस केवल सहायक क्रिया की खेल है यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कोई नया नहीं रहा आपके लिए, अब समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने रूल लिख दिया, वाक्य भी लिख रखा है, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। अगर ये क्या पहले होता तो क्या बनता, क्या तुम खाते हो, उत्तर बोलते यस, या फिर नहीं बोलते। देखिए यहीं पे खेल समझना है आपको, ये क्या अगर पहले होगा तो उसका उत्तर हमेशा यस नो में होगा, और जब भी उसका उत्तर यस नो में होगा तो उस हम क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे, केवल डू डज लिखेंगे। ये रूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी क्या सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है ना, जब भी ये क्या क्यों कहां जो भी हो, जब भी सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा तो उसका उत्तर जो है तो कभी भी यस या नो में नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको डिटेल्स में देना होगा, इसके लिए आपको क्या के लिए वाक्य लिखना होगा। तो तुम क्या खाते हो, इसे इस वाक्य में किससे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या से पूछा जा रहा है। क्या इसका उत्तर यस नो में हो रहा है, तुम क्या खाते हो, क्या बोलोगे? अगर खाते हो तो बोलोगे मैं ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, जो भी सब्जी, जो भी व्हाट आर द वैराइटीज इन योर फूड, आपको सब बोलना होगा, है ना, जो खाने में जो वैराइटीज है वो बोलना होगा। तो तुम क्या खाते हो, यहां पर सबसे पहले आपको क्या डिमांड किया गया है, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं होगा उस क्षेत्र में हम लोग डब्ल्यू एच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। डब्ल्यू एच का मतलब जिस शब्द से प्रश्न हो रहा है उसी शब्द को हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड या फिर डब्ल्यू एच फैमिली का एक मेंबर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या से फॉर्म हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट। हमने वाट लिख डाला, यानी कि ये गया। अब की बात डू डज, फिर वही सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, तुम। यू के साथ क्या लगता है, डू या डज, यू के साथ डू लगता है, वेरी गुड। व्हाट डू, सब्जेक्ट दे दिया मैंने यू, देखिए डब्ल्यू दे दिया मैंने, ये रूल दे दिया डू डज। अब क्या देना, सब्जेक्ट दे दिया। अब की बार वर्ब, वर्ब मतलब काम, क्या काम किया आपने, खाने का काम किया। What do you eat? और कुछ पूछा गया, कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क दीजिए। What do you eat? What do you eat? तुम क्या खाते हो, आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, वह कहाँ रहती है, क्या उसका इसका उत्तर क्या हाँ या ना में होगा, कभी नहीं। हाँ या ना में उत्तर केवल क्या शब्द से होता है, क्या से। अगर क्या कोई अलावा जो भी आएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, इसका उत्तर कभी भी यस या नो में नहीं होता, ये हमेशा डब्ल्यू एच में ही रहेंगे, मतलब डिटेल्स में ही होंगे। क्लियर? केवल कंफ्यूज कहाँ पे होना है आपको, मतलब कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पे सोचने की जरूरत है। जब भी प्रश्न अगर क्या से पूछा जाए आपको देख लेना होगा, समझ लेना होगा कि क्या इसका उत्तर यस या नो में आ रहा है या नहीं। और मैंने तो पहले लिख भी रखा है कि क्या अगर सब्जेक्ट के पहले रहे, वाक्य क्या से ही आरंभ होगा तो ही उसका उत्तर यस या नो में होगा। दैट्स इट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कहां से, कहां से ही तो प्रश्न हो रहा है, तो कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। समझ में आई बात, डब्ल्यू एच का खेल खत्म। अब की बात डू डज देना है, किसको देखकर देना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, कौन है, देखिए वह कहां रहती है, यानी लड़की है ये, तो ये क्या बैठेगा, देखिए पहले वह कौन है, सी। तो डब्ल्यू एच के बाद तुरंत हमको डू या डज देना है, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है मेरा, सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। वेरी गुड। वेयर डज, सब्जेक्ट दे दिया मैंने क्या, सी, वेयर डज सी। सी के बाद क्या लिखना है, इट, खाते हैं ना, तो सॉरी वह कहां रहती है, रहने का इंग्लिश क्या होता है, वर्ब। वेयर डज सी, वेयर डज सी लिव। इसके बाद क्वेश्चन मांग लीजिए, वेयर डज सी लिव।
वह कहाँ रहती है। LIV मतलब रहना होता है ना। तो आशा करता हूं समझा पाया हूं आप लोगों को। बस ये मेरी मेहनत है, अब आप लोग भी मेहनत कीजिए, समझ में आ जाएगा। हर टेंस में इसी को लिखना है, ये जो मैंने लिखवा दिया अभी सब यही लिखना है। केवल बदलना है आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को बदलना है, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी यहाँ समझाया, अगले वीडियो में फिर इसी की चर्चा यही करूंगा मैं, नया कुछ भी नहीं है, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब बदलने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक वीडियो प्रथम टेंस समझने से आपको 12 का 12 टेंस 90% क्लियर हो जाएगा। 10% मैं जो कहा आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझिए, और कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, ठीक है। और किसी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए आप जरूर मुझे कहें, कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डिमांड के अनुसार लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति, स्वस्थ रहें।